नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय का है, जो कि अभी हाल ही में यानी कि 2025 सत्र में मई 2025 सत्र में आयोजित कराया गया है। ऐसे विद्यार्थी जो आगरा विश्वविद्यालय के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम ओएमआर सीट पर हो रहा है और अभी उनके एग्जाम में समय बचा हुआ है, तो उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप चाहे ये वीडियो 2025 में देखें या आप 2026 सत्र में देखें, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको बता दें दोस्तों, अभी हाल में परीक्षा जो स्टार्ट हुई है वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की हुई है, कानपुर विश्वविद्यालय और राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, एमजेपीआरयू यानी बरेली विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, इन सब यूनिवर्सिटीज में जो पेपर होने हैं वो एमसीक्यू मोड में होने हैं। तो आप सब के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 100% यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में ठीक रिपीट होंगे। सभी का पाठ्यक्रम सेम है, तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने बॉटनी पढ़ा था, तब पेपर एक होते थे, थर्ड सेमेस्टर में भी थे, लेकिन अब आपका 6 सेमेस्टर फिफ्थ में आप लोगों ने 2 पेपर दिया था। ठीक इसी प्रकार से हम सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे, और आपका सेकंड पेपर जो है उसका नाम है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये आपका पेपर टाइटल है। और आपको बता दें दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि और जो विश्वविद्यालय हैं, कुछ विश्वविद्यालय में 100 पूछे जाते हैं, कुछ विश्वविद्यालय में 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ विश्वविद्यालय में 50 पूछे जाते हैं, जिसमें जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में केवल और केवल 50 क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन में 100 प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा सा प्रश्न पत्र धुंधला है, क्योंकि जिन्होंने हमारे पास भेजा था तो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो क्वालिटी आप लोग वीडियो की बढ़ा लीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, और पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर हेलोफाइटस। हेलोफाइटस क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया प्लांट दैट ग्रो इन द फ्रेश वाटर, बी ऑप्शन है प्लांट द ग्रो इन साल्ट वाटर, सी है प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट, और डी दिया गया प्लांट दैट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें हेलोफाइट्स क्या है। तो हेलोफाइट्स खारे पानी में उगने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको बोलेंगे आप लोग खारे। जब भी पूछा जाएगा खारे पानी में उगने वाले पौधे, तो आप बता देंगे हेलोफाइटस। अगर आपसे पूछा जाए कि ताजे पानी, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया था कि ताजे पानी में उगने वाले पौधे, तो ताजे पानी में उगने वाले जो पौधे हैं वो हाइड्रोफाइटस हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ताजे पानी में जो पौधे उगते हैं उनका नाम है हाइड्रोफाइटस। अगर खारे पानी की बात हो तो खारे पानी में हेलोफाइटस, और मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे हैं उनको कहते हैं जेरोफाइटस। ठीक है, और ठंडे वातावरण में उगने वाले पौधे, इनमें से आपको कोई विशिष्ट इनकी प्रजाति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या गया था खारे पानी में, और हेलोफाइटस तो खारे पानी में ये उगने वाले पौधे। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है कि एलीफाइटस आर आल्सो नोन एज, एपीफाइटस को क्या कहा जाता है? तो एपीफाइटस है, ये एयर प्लांट है। ठीक है, ये एयर प्लांट होते हैं। एपीफाइटस को एयर प्लांट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखेंगे, हमारे मॉडल पेपर में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 इसमें है कि एपीफाइटस आर कॉमनली फाउंड इन, यानी कि एपीफाइटस आमतौर पर पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें डेजर्ट दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है रेन फॉरेस्ट। तो आपको लगा रहे हैं सही उत्तर वर्षा वन, जिन्होंने वर्षा वन लगाया है उनका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। एपीफाइटस आमतौर पर वर्षा वन में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। चौथा क्वेश्चन आया हुआ था परजीवी पौधे पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर परजीवी पौधे की बात हो रही है। ठीक है, और पहला इसमें दिया गया है मिट्टी से। परजीवी पौधे क्या मिट्टी से प्राप्त करते हैं, हवा से पोषण प्राप्त करते हैं, या होस्ट पौधों से, या सूर्य की प्रकाश से? तो परजीवी पौधे होस्ट पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। और होस्ट पौधा क्या होता है? एक प्रकार का परजीवी पौधा होता है जो अपनी पोषण संबंधी जरूरतें पौधों से प्राप्त करता है। इसलिए ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण परजीवी है। ठीक है, पूर्ण परजीवी पूछा गया है। तो अब हम पहला ऑप्शन देखें जिसमें है मिस्ट टेलो। तो मिस्ट टेलो पूर्ण परजीवी नहीं है। यहाँ पर आप आंसर इसका ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर कास्कुटा
माफ कीजिएगा, आपका बी आंसर इसमें सही उत्तर होगा। जिन्होंने बी आंसर लगाया है कास्कोटा, उनका सही उत्तर होगा। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण का प्रमुख स्रोत पूछा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, मृदा निर्माण का जो प्राथमिक या प्रमुख स्रोत है वो है मूल चट्टान। मूल चट्टान क्या है कि मृदा निर्माण का प्रमुख स्रोत मूल चट्टान के टूटने या घिसने से होता है, इसलिए ऑप्शन सी लगाएंगे आप सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। सातवें क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन रॉक इनटू सिमिलर पार्टिकल टू फॉर्म सॉइल इज कॉल्ड। यानी चट्टानों को छोटे कणों में तोड़कर मिट्टी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे वेदरिंग कहा जाता है, यानी कि अपक्षय इसको कहा जाता है, अपक्षय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर इसमें है। जिन्होंने बी आंसर लगाया होगा ऑप्शन, उनका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, और 8वां क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्ले ए रोल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन से जीव मृदा निर्माण में भूमिका निभाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया केचुए और बैक्टीरिया। बी ऑप्शन है पक्षी और मछलियां। तो पक्षी और मछलियों का कोई भी योगदान मृदा निर्माण के अंतर्गत नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा। सांप और मोदक भी इसके अंतर्गत नहीं होंगे। मानव और रोबोट ये भी मृदा निर्माण में बहुत ज्यादा अहम भूमिका नहीं निभाते हैं। मृदा निर्माण में भूमिका जो अहम निभाते हैं वो है केचुए और बैक्टीरिया। आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में आपका सही उत्तर है। जिन्होंने ए लगाया है उनका सही उत्तर होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे, और 9 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ जीआईएस सॉफ्टवेयर। जीआईएस का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे दोस्तों, ये होता है यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका जो फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये पूछा गया है कि जीआईएस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो है स्थानिक डेटा विश्लेषण और मानचित्र का देख रेख। ऑप्शन नंबर आप लगा देंगे बी करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए इसमें से आपका देखिए पहले ऑप्शन को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप सबके मन में आएगा कि ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए। तो मैंने तो एग्जैक्ट बता दिया, लेकिन फिर भी जीआईएस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य तो हम यहाँ पर पहले ही समझ लेंगे कि ये जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, ये एक प्रकार का ये सिस्टम है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग नहीं आता है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। वेब डेवलपमेंट भी यानी कि वेब का विकास भी नहीं आएगा। इसमें आएगा स्पेक्ट्रल डाटा एनालिसिस एंड मैपिंग। ऑप्शन डी लगा देंगे आप करेक्ट उत्तर। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 जिसमें है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम तो बात कर देंगे गंगा एक्शन प्लान। तो ये जो परियोजना थी, गंगा एक्शन जो प्लान था, ये 2 बार में शुरुआत, इसकी 2 चरण में शुरुआत की गई थी। फर्स्ट चरण जो शुरुआत की गई थी वो 1986 में शुरुआत की गई थी, जिसका शुभारंभ किया था राजीव गांधी जी ने। ठीक है, यह एक मल्टी कोर परियोजना थी। और दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था 1993 में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। और इससे संबंधित गंगा एक्शन प्लान से एक प्रश्न और पेपर में बन सकता है कि नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे कि इस नमामि गंगे कार्यक्रम या नमामि गंगे परियोजना की जो शुरुआत की गई थी वो जून 2014 में शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो जो आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र दामोदर मोदी जी, इन्होंने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो है गंगा नदी की गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, यहां पर आप लगा देंगे प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, और इसमें पूछा गया कि मिट्टी के क्षरण का मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन है ओवरग्रेजिंग यानी कि अधिक चरागाह। बी ऑप्शन है कि वनस्पति वृक्ष का विनाश, उर्वरकों का उपयोग, या उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे मिट्टी के संरक्षण माफ कीजिएगा क्षरण का मुख्य जो कारण है ये सभी है, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अधिक चरागाह, वनस्पति वृक्ष विनाश और उर्वरक का उपयोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, और 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण टीलेज प्रथा है। ठीक है, यहाँ पर पूछी गई टीलेज प्रथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीलेज प्रथा को आपको समझना होगा। और
इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है टीलेज प्रथा में कि कम टीलेज, बी दिया गया नो टिल फार्मिंग, सी दिया गया है मल्च डिलेज और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ एबव, यानी कि ये सभी टीलेज प्रथा के अंतर्गत आएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर लाइफ साइकिल असाइनमेंट, यानी कि लाइफ साइकिल असाइनमेंट के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक का नाम। तो आपको बता दें कि इसको हम सफिक्स में लिखते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, तो LCA लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में LCA लिखते हैं, यानी कि लाइफ साइकिल असाइनमेंट को। ठीक है, और इसका जो अंतरराष्ट्रीय मानक नाम है वो है दोस्तों ISO 140-40। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा, जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया होगा उनका सही उत्तर है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14, और इसमें पूछा गया व्हाट इज द कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट पहले जान लेते हैं कार्बन क्रेडिट के बारे में। तो कार्बन क्रेडिट दोस्तों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक बाजार आधारित तंत्र है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है तो इसको भी हम समझेंगे। तो दोस्तों एक अनुमानित जो एक टन CO2 उत्सर्जन की अनुमति देता है। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया है उनका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें 15 नंबर प्रश्न आया हुआ है कि पारिस्थितिकी के जनक कौन माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कुछ मतभेद भी है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक यहाँ पर पूछे गए थे। तो पहला दिया गया था चार्ल्स डार्विन। दोस्तों अगर हम बात करें चार्ल्स डार्विन की तो एक जीव विज्ञानी है, तो चार्ल्स डार्विन ने पारिस्थितिकी के जनक इनको नहीं मानते। अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट, इनको दोस्तों पारिस्थितिकी के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। ये जो है ये जनक इनको भी नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये भी ऑप्शन गलत होगा, ये पारिस्थितिकी के अग्रदूत है। तीसरा ऑप्शन दिया गया था अंसर्ट हेकले, तो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा सी, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया है उनका सही उत्तर होगा पारिस्थितिकी के जनक अंसर्ट हेकले हैं, और अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट जो है ये पारिस्थितिकी के अग्रदूत है। ठीक है, जनक नहीं है। तो जिन्होंने सी आंसर लगाया उनका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे हम प्रश्न नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी का अध्ययन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है। तो पारिस्थितिकी का अध्ययन मुख्य रूप से दोस्तों जो केंद्रित होता है वो जीव और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर होता है, इसलिए आंसर बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 17, और इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक फैक्टर इन इकोसिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक पूछा गया है, तो इनमें से आप ध्यान रखेंगे पहला ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, बी है तापमान, सी है मिट्टी और डी दिया गया पौधे। तो अगर हम बात करें सूर्य के प्रकाश की, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की अगर हम यहाँ बात करें तो ये आपका हो जाएगा, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है। ठीक है, और जैविक घटक पूछा गया तापमान, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है, फिजिकल कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट है। सॉइल की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में। अब बात करेंगे पौधे यानी प्लांट की, तो प्लांट क्या है, एक बायोटिक फैक्टर है। प्लांट क्या है, एक प्रकार का बायोटिक फैक्टर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एक इकोसिस्टम बनाता है। इसको हम क्या कहेंगे प्लांट के बारे में, यानी कि ए बायोटिक प्लांट इज ए बायोटिक फैक्टर इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, इसलिए हम ऑप्शन डी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जिन्होंने 17 प्रश्न का आंसर डी किया है उनका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, जिसमें पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। पहला दिया गया हवा, ठीक है, पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा सूर्य का प्रकाश। तो ध्यान रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 19, जिसमें है कि विच टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो आपको बताना है, पहला देखिए मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, बिल्कुल मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। वन पारिस्थितिकी तंत्र भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा
पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है तो वो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। सभी लोगों दोस्तों आप सबसे निवेदन है भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी नए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की भूमिका क्या होती है। पहला है ऊर्जा उत्पन्न करना, बी ऑप्शन है पौधों पर उपभोग करना, सी है मृत जीवों को तोड़ना, और डी दिया गया पानी संचित करना। तो आपको बता दें इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मृत जीवों को तोड़ना। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की जो भूमिका होती है वो होती है मृत जीवों को तोड़ना, इसलिए ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21, जिसमें है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार है। पहला दिया गया सागर, बी है रेगिस्तान, सी ऑप्शन दिया गया नदी, और डी आपका है तालाब। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगिस्तान। ठीक है, यानी कि रेगिस्तान एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 22, जिसमें पूछा गया प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है। पहला है घास का मैदान, ऑप्शन बी दिया गया जंगल, सी है झील, और डी दिया गया रेगिस्तान। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो होगा वो झील होगा। ऑप्शन सी जिन्होंने लगाया है वो सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक वन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है। आपको बताना है, ऑप्शन आपके दिए गए सूर्य का प्रकाश, बी है मिट्टी, सी ऑप्शन दिया गया है पेड़, और डी ऑप्शन पूछा गया था कि पानी। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेड़। ठीक है, निम्नलिखित में से यानी कि पेड़ एक वन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 24, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले सत्र में खूब ये रिपीट हुआ है प्रश्न, इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। तो पहले ऑप्शन को देखेंगे, अमेजन वर्षा वन दिया गया है, या टाइगा वन, सुंदर वन, और मैंग्रोव वन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जिसको जाना जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 25, जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि घास भूमि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। पहला घास, बी दिया गया ऑप्शन बी यानी कि शेर, सी दिया गया हिरण, और डी ऑप्शन है जीवाणु। तो 25 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हिरण, यही आपका प्राथमिक उपभोक्ता है। घास भूमि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता हिरण है, ऑप्शन सी लगाएंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 26, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। पहले ऑप्शन को देखेंगे, इसमें तापमान और वर्षा दिया गया है, बी है ज्वालामुखीय गतिविधि, समुद्री धाराएं और गहरे समुद्री गर्त, ये तीनों इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। तापमान और वर्षा ये घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए सभी लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शारीरिक अनुकूल का उदाहरण है। शारीरिक अनुकूलन का उदाहरण पूछा गया है। पहला है पक्षियों का प्रवास, बी ऑप्शन है ध्रुवीय भालुओं में मोटी फर, या आर्कटिक मछलियों में एंटी फ्रीज प्रोटीन का उत्पादन, या डी दिया गया गिरगिट में रंग बदलने की क्षमता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर में ऑप्शन सी सही है, आर्कटिक मछलियां। ठीक है, आर्कटिक मछलियां में एंटी फ्रीज प्रोटीन का उत्पादन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और प्रश्न नंबर 28, जिसमें पूछा गया है हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं। क्वेश्चन आपको बताना है हाइड्रोफाइटस के बारे में, और मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था हाइड्रोफाइटस के बारे में अभी शुरुआत में। ठीक है, हेलोफाइटस बताया था, हाइड्रोफाइटस बताया था। तो हाइड्रोफाइटस क्या है, ये ताजे पानी में उगने वाले पौधे होते हैं हाइड्रोफाइटस। ठीक है, और अगर हेलोफाइटस आए तो खारे पानी में उगने वाले पौधे। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है क्वेश्चन हाइड्रोफाइटस।
पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें सूखी परिस्थितियों के लिए अनुकूलित पौधे होते हैं, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन है जल प्रवेश के लिए अनुकूलित पौधे, बिल्कुल सत्य कथन यही है ऑप्शन नंबर बी आपका। जिन्होंने 28 नंबर में ऑप्शन बी टिक किया है उनका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे कि हाइड्रोफाइटस ये जल प्रवेश के लिए अनुकूलित पौधे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 29। सभी लोग आंसर भी करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, जिनका भी आंसर करेक्ट आ रहा है आप सब प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन में पढ़ता हूं, थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ने का समय अगर मिलेगा तो आप सब आंसर करते रहिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तैरने वाला जलजीवी पौधे हैं। तो तैरने वाला जलजीवी पौधा, कमल तो तैरता नहीं, इसकी जड़ होती है, फिक्स होता है। हम बात करेंगे ऑप्शन बी जलकुंभी। तो आप सब लोगों ने अपने ताल के आसपास देखा होगा हरे कलर का जल, वो जो होता है जो हवा चलती है तो वो तैरता रहता है पानी की दिशा में, जिस धारा प्रवाह जिस तरफ से होगी उसी तरफ से वो जाएगा, ठीक है, तो वो जलकुंभी है। तो यहाँ पर तैरने वाला जलजीवी पौधा पूछा गया था, तो जलकुंभी आप लगा देंगे ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 30। इसमें पूछा गया कि कौन सा अनुकूलन जलजीवी पौधे को पानी पर तैरने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है बड़ा और भारी जल। बी ऑप्शन देखेंगे जिसमें है एरेनकाइमा ऊतक की उपस्थिति, या पत्तियों पर मोटा क्यूटिकल या घुटे हुए रंध्र। तो इनमें से 30 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एरेनकाइमा ऊतक की उपस्थिति ये मदद करता है जलजीवी पौधों को पानी में तैरने। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35 और 35 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से मिट्टी का मुख्य घटक कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सॉइल। पहला हम देखेंगे जिसमें है प्लास्टिक, ऑर्गेनिक मैटर दिया गया है, या मेटल दिया गया है, या फिर ग्लास। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, जहां पर जैविक पदार्थ आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है, क्योंकि मिट्टी का मुख्य जो घटक है वो जैविक पदार्थ ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और प्रश्न नंबर 36। इस क्वेश्चन में प्रश्न आया हुआ है कि मृदा का कितने प्रतिशत भाग खनिज कणों का बना होता है। तो लगभग 45%, ठीक है, मृदा का लगभग 45% भाग खनिज कणों से बना हुआ है। ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 37 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पानी रोक सकती है। विच टाइप्स ऑफ सॉइल कैन होल्ड द मोस्ट वाटर। पहला है बलुई मिट्टी, बी है चिकनी मिट्टी, सी आपका दिया गया डोमट मिट्टी और डी दिया गया गाद मिट्टी। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सब लोग आंसर करने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो आपको बता दें चिकनी मिट्टी सबसे ज्यादा पानी को रोकती है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 38 जिसमें है कि मृदा प्रोफाइल क्या है। मृदा प्रोफाइल यहाँ पर पूछा गया है। पहले ऑप्शन को देखें जिसमें है कि सतह के आधारशिला तक मिट्टी की परतें, बी ऑप्शन है कि मृदा कणों का आकार, सी ऑप्शन मृदा की बनावट और रंग, और डी दिया गया मृदा की उर्वरकता का स्तर। तो इस क्वेश्चन में आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी सतह के आधारशिला तक मिट्टी की परतें। मृदा प्रोफाइल जो है वो क्या है, तो याद रखेंगे कि ये प्रोफाइल सतह के आधारशिला तक मिट्टी की परतें को बिछाती है। ऑप्शन नंबर ए 38 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, प्रश्न नंबर 39 जिसमें है कि कौन सा क्षैतिज जैविक पदार्थों से भरपूर होता है। ऑप्शन ए दिया गया है कि ए क्षैतिज, बी ऑप्शन पर अगर देखें तो दिया गया है बी क्षैतिज, सी है सी क्षैतिज और ऑप्शन डी दिया गया आर क्षैतिज। तो 39 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्षैतिज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रश्न नंबर 40 इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर मिट्टी में पाए जाते हैं। पहला है बैक्टीरिया, बी है कवक, सी आपका प्रोटोजोआ और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ ये सभी सूक्ष्म जीव आमतौर पर मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए आंसर डी लगा देंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 41 जिसने पूछा गया था मृदा अपरदन क्या है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप सब। ऑप्शन ए कह रहा है कि मृदा का निर्माण, तो मृदा का निर्माण ये मृदा अपरदन कहलाएगा या मृदा अपक्षरण कहलाएगा, जल्दी से बताइएगा। बी ऑप्शन है कि ऊपर मिट्टी का कटाव, मृदा की उर्वरता बढ़ाना या पौधों की वृद्धि। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब मृदा अपरदन क्या है? ये ऊपरी मिट्टी, जब पानी का बहाव होता है और ऊपरी मिट्टी कट जाती है तो उसको मृदा अपरदन बोलते हैं। बी आंसर लगाएंगे इसमें आपका करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 42। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारण पूछा गया है। पहला है वनीकरण। वनीकरण जब होगा तो ये अपरदन नहीं होगा, ठीक है। मृदा के रख रखाव के लिए वनीकरण जरूरी है, तो ये प्राकृतिक कारण नहीं है, ये मानवीय कारण है। जो वनीकरण यानी कि विनाश कर रहे हैं वन को काट करके, ये भी मृदा अपरदन का एक हास्य है, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक पूछा गया। तो प्राकृतिक है भारी वर्षा और हवा, ठीक है। भारी वर्षा और हवा ये मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारण है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43 और इसमें पूछा गया है कि मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, समुच्च जुताई या एकल खेती। तो करेक्ट उत्तर बताइएगा। तो इसमें आपका सी आंसर हो जाएगा, समुच्च जुताई। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है समुच्च जुताई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 44 जिसमें पूछा गया व्हाट इज द फूड चेन। खाद्य श्रृंखला क्या है। भाई सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहला है भोजन से बनी हुई एक श्रृंखला। क्या ये ऑप्शन सही होगा खाद्य श्रृंखला के सफिक्स में? बी देखेंगे जिसमें है जीवों को एक अनुक्रमित श्रृंखला जिसमें एक दूसरे को खाता है। बिल्कुल खाद्य श्रृंखला यही है। ऑप्शन नंबर बी आप लगा देंगे करेक्ट उत्तर। जिन्होंने बी आंसर लगाया उनका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 45 जिसमें कि प्राथमिक उपभोक्ता किस प्रकार का जीव होता है। पहला है मांसाहारी, बी शाकाहारी, सी है अपघटक और डी दिया गया उत्पादक। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है दोस्तों वो शाकाहारी जीव होता है, ठीक है। वो शाकाहारी जीव होता है जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए सीधे पौधे या उत्पादकों का सेवन करता है, इसलिए आंसर नंबर आप लगा देंगे बी करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 46 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण आपको बताना है। हम पहले ऑप्शन को देखेंगे जिसमें सूर, घास, खरगोश और लोमड़ी दिया गया है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। सूर ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे में परिवर्तित होता है, ठीक है। दूसरा देखें जिसमें खरगोश, माफ कीजिए घास। घास क्या है? सूर्य को हमने देखा कि ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों को में परिवर्तित होता है। घास एक उत्पादक है जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है। और घास को खाता कौन है? खरगोश। खरगोश क्या है? एक प्राथमिक उपभोक्ता है जो घास को खाता है और ऊर्जा प्राप्त करता है। और इसको खाता कौन है? लोमड़ी, ठीक है। लोमड़ी एक द्वितीयक उपभोक्ता है जो खरगोश खाती है और ऊर्जा प्राप्त करती है। तो यही खाद्य श्रृंखला का सबसे सटीक उदाहरण होगा। ऑप्शन ए लगा देंगे करेक्ट उत्तर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47 जिसमें इकोलॉजिकल पिरामिड क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है जिसमें दिया गया ऊर्जा प्रवाह, जीवों की संख्या बी ऑप्शन कह रहा है, सी ऑप्शन है बायोमास और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड में ऊर्जा प्रवाह, जीवों की संख्या और बायोमास ये सभी सम्मिलित हैं। सो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 और इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा होता है। पहला है संख्यात्मक पिरामिड, बी है बायोमास पिरामिड, सी ऑप्शन है ऊर्जा पिरामिड और डी दिया गया इनमें से नहीं, कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इनमें से ऊर्जा पिरामिड हमेशा, ठीक है, इनमें से ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन सी लगा देंगे करेक्ट उत्तर इस प्रश्न में। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 49 जिसमें पूछा गया कि पारिस्थितिकी पिरामिड में ऊर्जा प्रवाह की इकाई क्या है। पहला है जूल अथवा किलो कैलोरी, बी दिया गया वाट, सी दिया गया किलो प्रति मीटर या उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो आपको याद रखना है कि पारिस्थितिकी पिरामिड में ऊर्जा प्रवाह की जो इकाई है वो जूल या किलो कैलोरी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि जैव विविधता शब्द को सबसे पहले किसने दिया था। तो दोस्तों याद रखेंगे जैव विविधता शब्द को सबसे पहले वाल्टर रोजेन ने दिया था। और कब दिया था? तो ये 1985 में इन्होंने दिया था इस शब्द को, जैव विविधता शब्द को 1985 में
वाल्टर रोजेन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 51, जिसमें पूछा गया भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत में पूछा गया है जैव भौगोलिक क्षेत्र। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए 5, बी ऑप्शन कह रहा है कि 8, सी ऑप्शन दिया गया है 10 और डी है 12। तो दोस्तों आपको बता दें भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की जो संख्या है वो टोटल 10 है, जिसमें पहला आता है हिमालयी क्षेत्र, दूसरा है ट्रांस हिमालय, तीसरा है गंगा का मैदान, चौथा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, पांचवा भारतीय मरुस्थल और छठवां है पश्चिमी घाट, सातवां पूर्वी घाट, आठवां है दक्कन का पठार और 9 नंबर में आता है पूर्वोत्तर भारत और 10 नंबर पे है द्वीप समूह। ये 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं भारत के। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 52, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। तो पहला हिमालय, तो ये भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र है। इंडो गंगा मैदान ये भी भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र है। थार मरुस्थल भी भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र, लेकिन अंटार्कटिका ये भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आप लगा देंगे करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 53, जिसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है। उत्तर प्रदेश के आप सब लगभग होंगे और आप सबको बताना इस क्वेश्चन का आंसर कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है। पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी दोस्तों दिया गया पर्णपाती वन, सी आपका दिया गया अल्पाइन वनस्पति और डी दिया गया मैंग्रोव वन। चलिए आप सब उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाने वाली वनस्पति जो है वो है पर्णपाती वन, जिसमें आपके सागौन और जो सागौन है यूकेलिप्टस है, उसके बाद में आप देखेंगे जिसमें पहले एक बहुत मजबूत पौधा आता था, अब उस पर रोक लगा दी गई भारत सरकार ने। केवल अब जो सरकारी जो जंगल है उनमें ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सेखू नाम था, सेखू और ये जो आपके हैं सागौन ये पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे ज्यादा अधिक देखने को मिलेगा पर्णपाती वन भारत उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 54, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ उत्तर प्रदेश के पर्णपाती वनों में आमतौर पर पाया जाता है। तो सागवन याद रखेंगे या सेखू अगर ऑप्शन में मिल जाएगा तो आप दोनों पर लगा सकते हैं। ऑप्शन बी याद रखेंगे सागौन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 55, जिसमें पूछा गया है रेगिस्तान में किस प्रकार के पौधे उगते हैं। तो रेगिस्तान में जेरोफाइटस पौधे उगते हैं, ये रेगिस्तान में उगने वाले पौधे के नाम है। अब दूसरा है हाइड्रोफाइटस। तो हाइड्रोफाइटस जैसा कि मैंने आपको सबको बताया था हाइड्रोफाइटस के बारे में। ठीक है, हाइड्रोफाइटस कौन से हैं जो ताजे पानी में पाए जाते हैं। और मेसोफाइटस की बात करें तो मेसोफाइटस जो है ये घने जंगल में होते हैं। तो जेरोफाइटस रेगिस्तान याद रखेंगे, हाइड्रोफाइटस याद रखेंगे ताजे पानी वाले। ओके, चलिए तो रेगिस्तान वाला पूछा गया था तो ऑप्शन ए जिन्होंने ए लगाया उसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है। पहला ऑप्शन है पेड़, बी दिया गया वाहन, सी है बारिश और डी दिया गया पक्षी। तो वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा जो फैलता है वो वाहन के कारण फैलता है, इसलिए हम आंसर नंबर बी लगा देंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 57, जिसमें पूछा गया कि तेज आवाज में कौन सा प्रदूषण होता है। तो तेज आवाज से दोस्तों ध्वनि प्रदूषण होता है, इसलिए आंसर सी लगा देंगे इसमें करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 58, जिसमें पूछा गया है कि पानी में कचरा फेंकने से कौन सा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण। तो आप सबको पता है कि पानी में कचरा फेंकने से जल प्रदूषण होता है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर होगा इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर ध्यान देंगे जिसमें है प्रश्न नंबर 59, जिसमें है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूछी गई है कि कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो याद रखेंगे दोस्तों सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60 और इसमें पूछा गया है कि पेड़ कटने से कौन सा प्रदूषण होता है। पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण, बी है ध्वनि प्रदूषण, सी है मृदा प्रदूषण। तो पेड़ के कटने से मृदा का प्रदूषण फैलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 61 और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कचरा प्रबंधन क्या है। पहला ऑप्शन है कचरा फेंकना। तो कचरा फेंकना, कचरा
प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कचरे का सही प्रबंधन, तो कचरा प्रबंधन यही कहलाता है, कचरे को सही जगह से अवस्थित करना, व्यवस्थित करना, उसका प्रबंधन करना, यही कहलाता है। ठीक है, कचरा प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 62, जिसमें है कि बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या होता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये भोजन का कचरा, भोजन के कचरे को बायोडिग्रेडेबल कचरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 63, जिसमें पूछा गया था रीयूज का मतलब क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीयूज का मतलब होता है फिर से यूज करना, फिर से उपयोग करना, यूज अगेन, इसलिए आंसर नंबर ए लगा देंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न आया हुआ था। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वेस्ट पूछा गया है। ई व्हाट इज ई वेस्ट, यानी ई कचरा क्या है। पहला ऑप्शन है जैविक कचरा। क्या जैविक कचरा को हम ई वेस्ट बोल सकते हैं, या ई कचरा बोल सकते हैं, या प्लास्टिक कचरा को, या इलेक्ट्रॉनिक कचरा को। तो ई कचरा किसके अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। अगर साइबर क्राइम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप पढ़ते हैं, माफ कीजिएगा, जिनका 6 सेमेस्टर, आप सबका 6 सेमेस्टर है, तो 6 सेमेस्टर में आपको को करिकुलर कोर्स का पेपर देना है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो वहां पर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा कचरा पुनर्चक्रित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को पुनर्चक्रित किया जा सकता है, कांच को भी किया जा सकता है रिसाइकिल, कागज को भी, इसलिए लगा देंगे इन सभी से। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 65 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 66, जिसमें है कि जैव अपघटनशील कचरे के लिए कौन सा रंग का डस्टबिन प्रयोग किया जाता है। तो इसका हरे रंग का डस्टबिन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 67, जिसमें पूछा गया यमुना काल योजना की शुरुआत कब की गई थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बता दें, यमुना काल योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 1993 में की गई थी। ठीक है, और इसके तहत यमुना एक्शन प्लान, जिसको हम YAP के नाम से जानते हैं, और इसके तहत हरियाणा, दिल्ली और यूपी में ये परियोजना स्टार्ट की गई थी यमुना की सफाई के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 68 और 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यमुना कार्य योजना के लिए किस देश ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी। तो आप ध्यान रखेंगे जापान ने दी थी। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69, इसमें पूछा गया है कि यमुना प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित शहर कौन सा है। तो यमुना प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित जो था वो दिल्ली था, और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार के अंतर्गत इस समय यमुना की सफाई बहुत तेजी से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे ऑप्शन सी, क्योंकि पूछा गया था अधिक प्रभावित शहर कौन सा है, तो ये आपका दिल्ली ही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 70, इसमें पूछा गया इन सीटू संरक्षण क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि इन सीटू संरक्षण है क्या। इन सीटू संरक्षण ऐसा संरक्षण है जिसमें प्राकृतिक आवास के भीतर प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे सही उत्तर। 70 नंबर प्रश्न में सही उत्तर है वो प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, ये कहलाता है प्रजातियों का संरक्षण, यानी प्राकृतिक आवास के भीतर प्रजातियों का संरक्षण, ये इन सीटू संरक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देख लेंगे जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 71, और इसमें पूछा गया कि भारत में कितने फ्लोरोस्टिक जोन है। फ्लोरोस्टिक जोन की संख्या पूछी गई है। तो भारत में दोस्तों कुल मिलाकर के 8 फ्लोरोस्टिक जोन है। ऑप्शन सी लगा देंगे आप सही उत्तर इसमें। प्रश्न नंबर 72, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा फ्लोरोस्टिक जोन अल्पाइन वनस्पति के लिए जाना जाता है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालयी क्षेत्र। हिमालयी क्षेत्र फ्लोरोस्टिक जोन अल्पाइन वनस्पति के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आ चुका है स्क्रीन पर आपके 73। दोस्तों सभी लोग से निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जिन्होंने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आपको पेपर सॉल्व सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग हमें 9984947535 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना पेपर। जल्द से जल्द आपको आंसर की मिल जाएगी, आपके पेपर के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और आपको नोट्स चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फिलहाल हम प्रश्न के साथ बढ़ेंगे 73, जिसमें पर्यावरण ऑडिट का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पर्यावरण ऑडिट है क्या। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी संगठन या कंपनी के पर्यावरण प्रदर्शन और प्रथाओं का मूल्यांकन करती है। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन था कि उत्पादन क्षमता बढ़ाना, बी है पर्यावरण अनुपालन का मूल्यांकन करना, सी ऑप्शन दिया गया था दोस्तों लाभ को अधिकतम करना, और डी है आपका कार्य बल को कम करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 74, और इसमें पूछा गया है कि भारत में पर्यावरणीय लेखा परीक्षा किस अधिनियम के तहत की जाती है। पहला ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972, या जल अधिनियम 1974, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, जिसको हम CPCB के नाम से सफिक्स में लिखते हैं, और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी SPCBS। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 75, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत में पर्यावरणीय लेखा परीक्षा के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। पहले अगर हम ऑप्शन को देखें जिसमें है सेबी यानी SEBI, क्या ये इसके लिए जिम्मेदार है, तो इसमें से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी लगा देंगे सही उत्तर। चलिए, यानी कि भारत में पर्यावरणीय लेखा परीक्षा के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 76, इसमें पूछा गया है कि भारत में पर्यावरणीय मानकों को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है। पहले ऑप्शन को देखेंगे जिसमें है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सी है वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, और ऑप्शन नंबर डी है कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 77 है, बॉटनिकल गार्डन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। बॉटनिकल गार्डन का मुख्य उद्देश्य, पहला ऑप्शन है कि पौधों की प्रजातियों का संरक्षण, पर्यटन, या फिर पौधों की बिक्री या पिकनिक स्थल प्रदान करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉटनिकल गार्डन का जो मुख्य उद्देश्य है वो पौधों की प्रजातियों के संरक्षण करना होता है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 78, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें भारत का सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है वो भारतीय बॉटनिकल गार्डन कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 79, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि दुनिया का प्रथम बॉटनिकल गार्डन किस देश में स्थापित किया गया था। तो आप सब लोग याद रखेंगे दोस्तों कि ये नॉर्वे में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नॉर्वे, और नॉर्वे इस ऑप्शन में है नहीं। तो 79 नंबर प्रश्न में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इटली। दुनिया का प्रथम बॉटनिकल गार्डन इटली में स्थापित किया गया था, और कब स्थापित किया गया था तो याद रखेंगे 1545 में। ऑप्शन ए लगा देंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य इसमें है शिकार करना। तो शिकार करना क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं। वन्य जीव और प्राकृतिक संरक्षण, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य है वन्य जीव और प्राकृतिक का संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 81, जिसमें पूछा गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहले ऑप्शन को देखेंगे जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान,
सी है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और डी दिया गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बता दें इनमें से सही उत्तर होगा बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी, ध्यान रखेंगे 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में ये स्थित है। इसका ओल्ड नाम क्या है, ओल्ड नाम इसका याद रखेंगे, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम था वो था हेली नेशनल पार्क, बाद में इसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से घोषित किया गया 1936 में, ठीक है। तो याद आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो पूछा क्या गया था कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो आप लोग याद रखेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब हुई थी, 1936 में। कहां पर हुई थी, उत्तराखंड में। ओल्ड नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 82 और इस क्वेश्चन में प्रश्न पूछा गया कि काजीरंगा नेशनल उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर पहला दिया गया असम। तो याद रखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य में यानी असम में ये सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 83 और इसमें पूछा गया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पहले ऑप्शन को देखें जिसमें है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, बी आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क और डी ऑप्शन दिया गया है सारिस्का राष्ट्रीय पार्क। तो इसमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भी आएगा, यानी दोनों इसमें इंक्लूड है। अगर काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क मिल जाए ऑप्शन में तो वो लगा दीजिएगा और सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क लगेगा तो वो आप लगाएंगे। ये दोनों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका 84 और इस क्वेश्चन में पूछा गया था दुनिया का सबसे बड़ा सीड बैंक कहाँ पर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा सीड बैंक पूछा गया है। उस सीड बैंक जो है वो नॉर्वे, दुनिया का सबसे बड़ा सीड बैंक नॉर्वे में स्थित है। और नॉर्वे में कहाँ, तो आप ध्यान रखेंगे कि स्वालबार्ड द्वीप समूह में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 85 जिसमें है कि जीन बैंक में किस प्रकार की सामग्री संग्रहित की जाती है। तो इसमें दोस्तों पौधे तो रहते ही हैं, डीएनए, बीज, ऊतक, प्रजनन कोशिकाएं, ये सभी सीड बैंक में संग्रहित की जाती हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। जिन्होंने बी लगाया है उनका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 86 और इसमें पूछा गया है कि भारत में पौधों के संरक्षण के लिए जीन बैंक का प्रबंधन कौन सा संगठन करता है। पहले ऑप्शन पे हम चलेंगे जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान, बी है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन और डी दिया गया भारतीय खाद्य निगम। तो इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए भारतीय कृषि अनुसंधान। ये पौधों के संरक्षण के लिए जीन बैंक का प्रबंधन का गठन करता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 87 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जिसमें है कि XC2 संरक्षण विधि क्या है। तो XC2 संरक्षण विधि के अंतर्गत क्या आता है, प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। 87 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 88 और 88 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्यावरण नैतिकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। पहले ऑप्शन में है जैव विविधता के संरक्षण से, बी है मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध, सी दिया गया प्रदूषण नियंत्रण विधि और डी आपका है कि रिसाइकलिंग टेक्निक। तो आपका इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच का संबंध ये पर्यावरण नैतिकता को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी निच क्या है, ठीक है, व्हाट इज एन इकोलॉजिकल निच। पहले ऑप्शन पे जाएंगे जिसमें है कि जिस स्थान पर जीव रहता है, बी आपका है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव की भूमिका और स्थिति, सी ऑप्शन है जिस प्रकार जीव रहता है और डी दिया गया है कि जिस भोजन को जीव खाता है। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव की भूमिका और स्थिति को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी निच बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसमें आप सही उत्तर। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 90 और इसमें पूछा गया कि पारिस्थितिकी निच की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखेंगे पारिस्थितिकी निच की अवधारणा प्रस्तुत की थी
जोसेफ ग्रीनेल ने। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 91 और इसमें पूछा गया है कि पारिस्थितिकी संकेतक क्या होते हैं। पहले ऑप्शन पे जाएंगे जिसमें है कि वह जीव जो पर्यावरणीय पारिस्थितिकी को इंगित करते हैं। बी ऑप्शन है प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ। तो प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ पारिस्थितिकी संकेतक ये बिल्कुल नहीं हो सकते, इसमें तो ये ऑप्शन बनता ही नहीं है। सी है वायुदाब मापने का उपकरण, ये भी इसके आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा। डी है जंगली जीवों को ट्रैक करने वाली मशीन, ये भी इसके अंदर नहीं आता है। आपका 91 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि पारिस्थितिकी संकेतक वह जीव होते हैं जो पर्यावरणीय परिस्थिति को इंगित करते हैं। ऑप्शन ए लगा देंगे सही उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 92 और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी संकेतक का उदाहरण है। पारिस्थितिकी संकेतक का इनमें से कौन सा उदाहरण है। पहला ऑप्शन है कि वायु प्रदूषण को इंगित करने वाला लाइकेन, बिल्कुल यही सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए लगा देंगे इसमें आप सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 93 और इस क्वेश्चन में है कि लाइकेन मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रदूषण को इंगित करता है, ये आपको बताना है। पहला है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सी ऑप्शन दिया गया वायु प्रदूषण और डी दिया गया है ध्वनि प्रदूषण। तो 93 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है वायु प्रदूषण। ठीक है, ऑप्शन सी लगाएंगे आप सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 94 और 94 नंबर प्रश्न है कि अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो अम्ल वर्षा के लिए सब जो गैस जिम्मेदार है उसमें SO2 और NO2 सबसे प्रमुख हैं। 94 नंबर प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्रश्न नंबर 95 और इसमें पूछा गया अम्ल वर्षा का pH स्तर कितना होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे अम्ल वर्षा का जो pH स्तर होता है वो 5.6 और लोअर 5.6 से कम होता है और साधारण जो वर्षा है उसका pH जो मान है वो होता है कितना 5.6 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, डी आप लगा देंगे करेक्ट उत्तर 5.6 और लोअर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 96 और इसमें पूछा गया है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके लिए हानिकारक है। पहला दिया गया पौधों के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है कि जलीय जीवन के लिए, इमारतों और स्मारकों के लिए, ये उपरोक्त सभी। तो भाई ये सभी हानिकारक हैं, अम्ल वर्षा से ये सभी प्रभावित होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 97 और इसमें पूछा गया है कि भारत में कौन सा प्रसिद्ध स्मारक अम्ल वर्षा से प्रभावित हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों 2021 सत्र से लेकर के 25 सत्र तक लगातार 4 वर्षों तक पूछा गया है सभी विश्वविद्यालय में। तो आप सबको पता ही होगा कि जो सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा से प्रभावित स्मारक है वो है ताजमहल। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 98 और इसमें पूछा गया ओजोन का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग ओजोन का रासायनिक सूत्र। तो इनमें से सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 99, इसमें पूछा गया कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर सी विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो आप लगा देंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 100 और इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक GIS का उदाहरण है। GIS सॉफ्टवेयर आपको बताना है। पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है भाई, ये इसके अंतर्गत आएगा नहीं। यहाँ पर दिया गया है ArcGIS, यही इसका सॉफ्टवेयर है। बी आंसर लगा देंगे आप सही उत्तर। ठीक है, तो आज के इस प्रश्न पत्र में भाई हमने 100 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। आगरा विश्वविद्यालय का यह क्वेश्चन पेपर था। 2025 सत्र में ये पेपर अभी संपन्न कराया गया है। बाकी जो भी आपके प्रश्न पत्र हैं जिनका आपको सोल्यूशन चाहिए वो बता दूंगा। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक यहाँ से लगभग ये मानकर चलिएगा 85% क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होंगे। इसके PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके सोल्यूशन भी आपको मैं दे दूंगा।
ठीक है, हैंड रिटन मोड में इस पेपर के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, जो आप इस क्वेश्चन पेपर को दोबारा से पढ़ करके और इसके सोल्यूशन को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, आप सबसे मेरा निवेदन है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।